बीते कुछ दिनों से भारत में एक वायरस अपना बड़ा आतंक मचा रहा है जिसका नाम है चांदीपुर वायरस। और इसकी चपेट में आ रहे हैं 15 साल से कम उम्र के बच्चे, यानी कि भारत का भविष्य। तो ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि यह वायरस बच्चों पे ही क्यों अटैक कर रहा है और ये जानलेवा क्यों है, और क्या इसका लिए कोई उपाय है, कोई वैक्सीन है, कोई ट्रीटमेंट है, और ये किस तरह से इतना खतरनाक बन जाता है। सारी बातों को एक एक करके समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने। और खबर यह है कि गुजरात में मानसून के दौरान चांदीपुर वायरस से अब तक 22 बच्चों की मौत हो गई है और कई बच्चे गंभीर हैं, यानी कि आईसीयू में हैं। और ये वायरस सिर्फ गुजरात में नहीं है, लेकिन गुजरात में इसके मामले बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 184 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, 35 में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। और इस बारे में निगरानी, मॉनिटरिंग, टेस्टिंग बहुत फास्ट तरीके से सरकार कर रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें इसके जब नेचर को समझेंगे तो समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कि अपने आप में बहुत दुर्लभ है और वायरस संक्रमण है। वायरल संक्रमण में हम ये सोचते हैं कि कोरोना वायरस की तरह ये होगा कि छींकने से फैल जाता होगा या आसपास कोई है तो उससे फैल सकता है, तो ये उस तरह से नहीं फैलता है। ये एईएस पैदा करता है, यानी कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। अब ये क्या है? ये यानी कि दिमाग में कर देगा सूजन। आपने एक जापानी इंसेफेलाइटिस का नाम सुना होगा, ये भी बच्चों में नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से निपाह वायरस है, ये भी दिमाग में नुकसान पहुंचाता है, दिमाग में सूजन लेके आता है। जापानी इंसेफेलाइटिस भी दिमाग में सूजन ले आता है और ये भी वही काम करता है। और ये उस परिवार से है, राइबोविरिडे परिवार से ना। तो यह जो है रेबीज वायरस इसी में आता है, राइबोविरिडे परिवार में। और इसमें जो है जीनोम जो इसका होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस का मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेंट होता है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें बदलाव होते रहते हैं। तो इसकी पहचानने में या इसके खतरे के बढ़ने के चांसेस और ज्यादा रहते हैं। और इसके बात यह है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को ही प्रभावित कर रहा है, ये चिंता की बात है, और बड़े बच्चों को नहीं करता है। जापानी इंसेफेलाइटिस भी एग्जैक्टली कुछ इसी तरह से होता है, कम उम्र के बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। अब इसका जो नाम पड़ा है चांदीपुर वायरस, ये महाराष्ट्र में 1965 में चांदीपुर नाम का गांव था, वहां की वजह से कि वहां पे पहली बार इसकी पुष्टि हुई तो उसका नाम पड़ गया चांदीपुर वायरस। अब बात आती है इसमें कि यह फैलता कैसे है। जैसे मैंने बोला, छींकने से नहीं फैलेगा, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। अब वेक्टर बॉर्न डिजीज में ये होता है कि इसके लिए कोई एक वाहक चाहिए, जैसे कि इसमें है फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई, जिसको आमतौर पर रेत मक्खी कह देते हैं, यानी कि एक सैंड फ्लाई के माध्यम से ये फैल रहा है। तो सीधे इंसान में नहीं फैलेगा अगर वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है। अब यहाँ पे जो मच्छर है, किलनी है, इनकी भूमिका पर भी कुछ सवाल उठते हैं। लेकिन सैंड फ्लाई से फैलता है ये तो तय है। और इसके बाद ये अभी क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि मानसून के समय में आप सबको पता है चारों तरफ नमी आ जाती है। हम कहते हैं घरों में भी सीलन देखने को मिलती है। तो ये जो नमी है वातावरण में बहुत ज्यादा रहती है। नमी जो है इनको, इस सैंड फ्लाई को अपनी संख्या बढ़ाने में, एक कहते हैं ना कि अपने आप की अपनी आबादी बढ़ाने के लिए बहुत ही उचित समय होता है। तो इसी वजह से इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। और यह मिट्टी के घरों की जो दीवारें होती हैं, या जो नम मिट्टी जहां होती है, या जहां पे पशु होते हैं वहां पे बहुत नमी होती है, या जहां बहुत सारा कचड़ा, गीला कचड़ा होता है, ये वहां पे मिले, यहाँ पे उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो अब अगर किसी को संक्रमण हो गया तो एग्जैक्टली होगा क्या कि सैंड फ्लाई के काटने से वायरस सीधे दिमाग में नहीं जाएगा, वो जाएगा खून में। और खून फिर घूमते हुए पहुंचेगा कहां पे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाएगा। और दिमाग तक जब वह पहुंच जाएगा तो वह सूजन पैदा कर देगा, और उसी सूजन को हम कहते हैं इंसेफेलाइटिस। और ये गंभीर मामला हो सकता है, 24 से 48 घंटों में तेजी से स्थिति बिगड़ जाती है। यानी कि अब दिक्कत यह है ना कि अब मान लीजिए किसी को इंसेफेलाइटिस हो गया तो पता कैसे चलेगा? बहुत कम समय होता है। तो तेज बुखार बहुत तेजी से आएगी, सिर दर्द होगा, उल्टी होगी, शरीर में दर्द होगा, कमजोरी होगी, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ये सब होता है। अब यहाँ पे कुछ न्यूरोलॉजिकल भी दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे कि दौरे आ सकते हैं, ऐंठन होने लगती है शरीर में, भ्रम या चेतना में बदलाव हो जाता है, अत्यधिक नींद आने लगेगी, होश खोने लगेगा, दिमाग में सूजन आ जाती है। और गंभीर मामलों में क्या हो सकता है? कोमा भी बच्चे जा सकते हैं। जैसे जापानी इंसेफेलाइटिस में भी ऐसे केस आते थे। तो अब मान लीजिए किसी को जापानी इंसेफेलाइटिस हो गया तो खतरा कितना बड़ा है? तेजी से बढ़ता है 24 से 48 घंटों में, और 50 से 75% तक की बच्चों में मृत्यु दर है। यानी कि अगर 2 बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस हुआ है तो संभावना है कि 2 में से 1 नहीं बच पाएगा। ये खतरा बहुत बड़ा है।
और उसके बाद जल्दी पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका स्पेशल मैंने बोला था कोई इलाज कोई वैक्सीन है ही नहीं। जांच कैसे होगी? आरटीपीसीआर टेस्ट, कोरोना में भी ये नाम आपने सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, खून या सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो दिमाग से रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, उसके चारों तरफ में एक खास किस्म का फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड में चेक करते हैं क्या वायरस उपस्थित है। या फिर दूसरा है आईजीएम एलाइज टेस्ट। आईजीएम एलाइज टेस्ट क्या होगा कि इसमें शरीर द्वारा वायरस के खिलाफ बनाई गई एंटीबॉडी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी है, अगर हमारे शरीर में वायरस आया था तो उससे लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी ने एंटीबॉडी बनाई होगी। अगर वो एंटीबॉडी की पहचान हो जाए, यदि पता चल जाए कि उसके लिए एंटीबॉडी शरीर में बनी है, यानी कि उसके लिए शरीर में फिर वायरस आया था तभी एंटीबॉडी बनी है, तो इससे भी पता चल जाता है। दो तरीके हैं पता करने के। अब इलाज करने की बात है तो मैंने बोला ना आपसे कि कोई वैक्सीन नहीं है और कोई खास एंटीवायरल दवा भी नहीं कि ये लो गोली खाओ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो फिर क्या है, जो भी जिस व्यक्ति में लक्षण आ रहे हैं उन लक्षणों का उपचार किया जाएगा, यानी कि पूरी तरह से सपोर्टिव केयर है। अगर किसी को बच्चे को आईसीयू में रखना पड़े तो आईसीयू में रखा जाएगा, या दौरे पड़ रहे हैं तो उसके लिए दवाई दी जाएंगी, आई बॉटल चढ़ाई जाएगी, पानी दिया जाएगा, और इसके अलावा दिमाग की सूजन कम करने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं इमरजेंसी में वो सारी चीजें की जाएंगी। यानी कि जो जो परिस्थिति बनेगी हर पर्सन पे हो सकता है कुछ हल्के हल्के डिफरेंस हो, उसके हिसाब से इलाज होगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि बचाव करना पहले से अगर आप कर लेंगे तो बाद में ये समस्या नहीं होगी, लेकिन लापरवाही नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। तो आपको कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। शाम के समय पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं, यानी कि खतरा आपका जितना कम हो, आपके बच्चे में कितना कम हो। खुली त्वचा पर कीट रोधी क्रीम जो स्प्रे होते हैं वो लगाए जा सकते हैं। और घर आसपास जो है साफ सफाई हो, मिट्टी की दीवारों में नमी ना हो। नमी से कुल मिला के आप जितना दूर रहें, गंदगी से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। और जैविक कचरे का सही निपटान हो, जो जो कचरा होता है, और प्रभावित इलाके में कीटनाशक का छिड़काव। तो आप देखे होंगे कभी कभी सरकार नगर निगम द्वारा भी छिड़काव कराया जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं तो वहां पे ज्यादा सावधानी बरतें। साथ में ये जानकारी उन लोगों तक भी शेयर करें जिनको लेकर के आपको चिंता है और जिनको लेकर के आपको लगता है कि ये बात शायद नहीं पता है और उन्हें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं उस बात पे जहां तक पहुंचना जरूरी है कि गुजरात में ये मामले बढ़े हैं, तो उसके पीछे गुजरात में दरअसल सैंड फ्लाई की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। तो सैंड फ्लाई वहां बढ़ रही है तो इसी वजह से संक्रमण वहां ज्यादा हो रहे हैं, वहीं पे मृत्यु दर इसमें सबसे ज्यादा ऊंची है। अब चूंकि इलाज और नहीं है तो जो भी निगरानी की जा सकती है निगरानी की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है, और जल्दी से जल्दी तुरंत उपचार। यानी कि वहां पे अगर आप सीधी सी बात है लक्षण अगर बढ़ते जाएंगे तो उनका इलाज करना और मुश्किल होगा। तो जितनी जल्दी पता चले और जितनी जल्दी उसको क्योर यानी कि उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी, सपोर्ट देने की कोशिश की जाएगी, उतना अच्छा होगा। तो सारी बातें अगर आप समझ गए हैं तो सारी बातों की जानकारी क्या है कि वायरस का नाम क्या है, चांदीपुर वायरस, जो महाराष्ट्र में 1965 में चांदीपुर गांव से मिला था पहली बार, और राइबोविरिडे परिवार से है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। बहुत जल्दी इसमें इसके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारा जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डबल लाइन में होता है, फिर ऐसे इस तरह से जुड़ा होता है, ये सिंगल लाइन में आरएनए होता है। और उसके बाद 1965 महाराष्ट्र गांव का हमने बताया, और जो वाहक है फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई है, रोग है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, शॉर्ट में एईएस बोलते हैं। वैक्सीन दवा उपलब्ध नहीं है। सारी बातों का सार यही था। अब एक जानकारी जरूरी है, फिर एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस का दृष्टि लर्निंग ऐप सबसे बेहतर है आपके लिए। कि अगर आप दिल्ली वाली क्लास चाहते हैं, नोएडा वाली क्लास चाहते हैं दृष्टि आईएएस की, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि 400 प्लस क्लासेस आपको मिलेंगी लाइव ऑनलाइन दृष्टि लर्निंग ऐप में। स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, और कंप्लीट जीएस आपका प्रीलिम्स और मेंस का इससे कवर होगा। और इसके साथ ही टेस्ट सीरीज जब आप मिल रहा है तो उसके अलावा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत सारे प्रयास इसमें मिलेंगे, और इसके साथ ही आपको एआई फीचर मिलेगा जिससे आप अपनी क्लासेस को और आसानी से समझ पाएंगे। और कोई डाउट हो तो डाउट सॉल्विंग सेशन, एकेडमिक सपोर्ट, वो सब कुछ इसमें मिलने वाला है। तो इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक कर लीजिए, या तो कमेंट बॉक्स में लिंक है वहां पे क्लिक कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे 8750187501 पे हमें कॉल कर दीजिए। अब आती है बात ये जानकारी की जो सवाल था, चांदीपुर वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायरस राइबोविरिडे परिवार संबंधित है जिसमें रेबीज वायरस भी शामिल है। इसका प्रमुख वाहक फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई है। तीसरा, इस वायरस के लिए एक स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध है जो बच्चों को दी जाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों, या इनमें से कोई नहीं?
तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो यकीन मानिए हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। मिलेंगे अगले सेशन में, इसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।